हेलो स्टूडेंट्स, आज सीए फाउंडेशन का लॉ का पेपर था जो कि बहुत एवरेज और इजी पेपर है। सब स्टडी मैट से या ओल्ड पेपर से कवर है। मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 1 जो था हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था और ये कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी में था। इंटरफेरेंस इन कोर्स ऑफ जस्टिस इसकी हेडिंग बनती है, वहाँ से था। बहुत इजी पेपर है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। 4 मार्क्स में। इसके अंदर एक्स एक बिजनेसमैन है, हैज़ फाइटिंग अ लॉन्ग ड्रॉन लिटिगेशन विद वाई एन इंडस्ट्रीज टू सपोर्ट हिज लीगल कैंपेन। ही enlist the service of Mr. C, a judicial officer, stating that amount of 10 lakh would be paid to him if he does not take up the brief of Mr. Y. Mr. C agree, but at the end of litigation, Mr. X refused to pay. So Mr. C decide whether Mr. C can recover the amount promised by Mr. X under the provision. बिल्कुल आपको जैसा कि पता लग रहा है कि यहाँ पे आप इंटरफेरेंस कर रहे हो विद कोर्स ऑफ जस्टिस पे, जस्टिस के खिलाफ जाके कुछ कर रहे हो, तो यहाँ पे ये बिल्कुल इमोरल है और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है कि आप किसी के लॉयर या लिटिगेटर को रोक रहे हो किसी काम करने से। सो ये बिल्कुल ही वॉइड है, तो ये पैसे की रिकवरी नहीं हो सकती। ठीक है, ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी वाला जो टॉपिक है वहाँ से कवर हो रहा है। अगला क्वेश्चन है एसोसिएट कंपनी में। बहुत ईजी क्वेश्चन है, एसोसिएट कंपनी को डिफाइन करना है और 4 मार्क्स में। और एक केस दिया हुआ है, क्या ये एसोसिएट की डेफिनेशन में कवर हो सकता है, क्योंकि एसोसिएट की डेफिनेशन में वो ही कवर होता है जो 20% मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए, जो कि नहीं है इसमें। बहुत इजी क्वेश्चन है 4 मार्क्स में। और थर्ड क्वेश्चन जो इसमें हमारा सी पार्ट है, डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्प्टर के एक्सेप्शन आपको बताना है। ये भी हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में लेट द बायर बियर की एक्सेप्शन में है। तो 7-8 एक्सेप्शन है, कोई भी 4 आप लिख सकते हो। फ्रॉड अंडर द ब्रांड नेम वाला लिख सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट्स हैं, तो आप कोई भी 4 इसके अंदर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस। पहले तो दोनों को डिफाइन करना है, जो कि हमने बहुत बार किया हुआ है, और इसके बीच में दोनों में डिफरेंस दिए हुए, जो कि बहुत इजी पार्ट यहाँ पे कवर हो रहा है। ठीक है, फिर है एलएलपी किस ग्राउंड पे वाउंड अप हो सकती है। एलएलपी के ग्राउंड वाउंड अप के भी दिए हुए हैं। सीधा क्वेश्चन है कि एलएलपी किस ग्राउंड पे वाउंड अप हो सकती है। ऑब्जेक्ट खत्म हो गया हो या एनसीएलटी के ऑर्डर आ गए हो, कोई फ्रॉड कर रहा हो, तो ये भी सारा आपके दिया हुआ है, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं। ये भी 5 मार्क्स का है। देन थर्ड में पार्टनरशिप एट विल। ये सब आप जानते हो, 2 मार्क्स में कि विल वाली पार्टनरशिप होती है, आप कभी भी छोड़ के जा सकते हो। या एक्सपेल पार्टनर, एक्सपेल्शन, और इन दोनों में ऑप्शन है। तो एक्सपेल्शन वाले में आप जानते हो कि क्या होता है कि कोई भी पार्टनर एक्सपेल कर सकता है दूसरे पार्टनर को विदाउट एनी नोटिस एक्सपेल कर सकता है, लेकिन गुड फेथ में, मेजॉरिटी से गुड फेथ में, फर्म का फ़ायदा हो। एक्सपेल्शन कैन बी डन। ओके, इसके बाद अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, नॉन रजिस्ट्रेशन के कंसिक्वेंस। ये भी हमने बहुत बार पढ़े हैं। सेट ऑफ नहीं हो सकता, पार्टनर एक दूसरे पे केस नहीं कर सकते, पार्टनर थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकते, तो सीधा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कह रहा है राइट्स जो अफेक्ट नहीं होते, पार्टनर एक दूसरे पे केस कर सकते हैं वाइंडिंग अप के लिए। ठीक है, वाइंडिंग अप के लिए आप केस कर सकते हो, वाइंडिंग अप के टाइम अकाउंट्स आप मांग सकते हो, या थर्ड पर्सन आपके ऊपर केस कर सकता है, तो ये अफेक्ट नहीं होता। फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि इसकी वेटेज हमेशा बहुत ज़्यादा रहती है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से फिर क्वेश्चन पूछा गया, मिस्टर एस एंड मिस्टर आर कॉन्ट्रैक्ट wherein Mr. S delivered paper cup manufacturing machine to Mr. R and to receive payment on delivery. On delivery date, Mr. R did not pay the agreed price. Decide whether Mr. S is bound to full promise at the time of delivery. देखो, S और R ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं पेपर कप मैन्युफैक्चर मशीन लूँगा R को और पेमेंट लूँगा डिलीवरी पे। डिलीवरी डेट पे पे नहीं करना। ऑब्वियसली देखो, ये टॉपिक है कि परफॉर्मेंस कब होगी कॉन्ट्रैक्ट की। यहाँ पे इसके हिसाब से जो परफॉर्मेंस है वो साइमल्टेनियसली होगी, एक साथ होगी। तो अगर एक साथ नहीं हो रही तो वो दूसरी पार्टी उसके ऊपर केस कर सकती है कि दोनों चीज़ें एक साथ होगी। तो यहाँ पे बिल्कुल अगर वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा तो यू कैन फाइल अ केस। ठीक है, सेकेंड, मिस्टर वाई गिव लोन टू मिस्टर जी फॉर INR 30 lakhs. Mr. G defaulted the loan on due date and become time barred. Time barred at हो गए। After the time barred, Mr. G agreed to settle the full amount to Mr. Y. Whether acceptance of time barred, time barred debt की acceptance बिल्कुल हो सकती है। और कहाँ से होगी, मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शन टू सेक्शन 25 कि आप यहाँ पे जब विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो उसकी एक्सेप्शन में लिखा गया, ये भी बिल्कुल वैलिड है, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है।
अगला है ए एंड बी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है कि मैं आपको कोई आइटम दूंगा जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अब वो दे नहीं रहा। कि अगर आप इसके अंदर देखोगे ना तो ए एंड बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि यूनिक आइटम बेचने का। अब यूनिक आइटम की प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होती। तो अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है सो इसके अंदर क्या डायरेक्शन आ सकती है कि आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कई रेमेडी है, तो इसमें बेस्ट रेमेडी होगी कि आप सूट कर दो, केस कर दो फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसी के लिए केस कर दो। तो ये आंसर इसमें बेस्ट सूटेड है कि जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ आप उसी चीज़ के लिए केस करो, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विल बी द बेस्ट आंसर। अब अगला भी क्वेश्चन बहुत बार किया हुआ है, 6 सर्कमस्टांस बताओ कि अगर कोई नॉन ओनर भी है तो भी वो ऐसे ट्रांसफ़र कर सकता है या सेल वैलिड होगी। लाइक एजेंट, इसके अंदर हम पढ़ते थे मर्केंटाइल एजेंट हो गया, पोजेशन में हो गया, प्लेजर हो गया या लिक्विडेटर हो गया। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस हमारे सीधा क्वेश्चन है कि जब यहाँ पे ऑनर नहीं बेच रहा फिर भी सेल वैलिड होगी। एक्सेप्शन पड़ता है, एक्सेप्शन किस चीज़ का पड़ता है? वैसे तो जो सेल होती है ऑनर करेगा, लेकिन उसकी एक्सेप्शंस थी, तो ये एक्सेप्शंस में से है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, हमने क्लास में भी कवर किया। अगला है PQRS पार्टनर्स हैं विच डील्स इन ट्रेडिंग ऑफ वॉशिंग मशीन ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ व्यूज बिटवीन पार्टनर। P&Q डिसाइड टू लीव द पार्टनरशिप फर्म एंड स्टार्टेड कॉम्पिटिटिव बिजनेस ऑन 31 जुलाई इन द नेम ऑफ PQ एंड कंपनी। R&S कंटिन्यू यूजिंग द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ PQRS एंड कंपनी विच P&Q also have a share based on the above fact। आपको पार्टनरशिप के देखो, वैसे तो कॉम्पिटिंग बिजनेस आप स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इफ़ यू आर इन अ पार्टनरशिप, आप जब तक फर्म के अंदर हो तो आप कॉम्पिटिंग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे जो पार्टनर कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मीनवाइल आप फर्म के अंदर हो तो हाँ, छोड़ने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन जब तक आप फर्म में हो तो आप कॉम्पिटिंग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनका पॉइंट गलत हो गया। हाँ, अगर बात करें आउटगोइंग पार्टनर की तो वो कर सकता है या नहीं, तो लॉ ये कहता है कि आउटगोइंग पार्टनर अगर वैसे कॉम्पिटिंग बिजनेस सेम एरिया में नहीं कर सकता और नेम भी नहीं यूज़ कर सकता, अदरवाइज कहीं दूर जाके या अलग नेम से करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। और प्रॉपर्टी में शेयर जब तक पूरा, अगर आपने इसको मनी को नहीं बांटा तो प्रॉपर्टी में शेयर हमेशा और हमेशा रहेगा, ठीक है। मिस्टर आर ओन्स अ 2, अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। मिस्टर आर ओन्स अ 2 व्हीलर विच शी हैंडेड ओवर टू हर फ्रेंड मिस्टर के ऑन द सेल्स ऑन लेटर बेसिस। इवन आफ्टर अ वीक मिस्टर के नीदर रिटर्न द व्हीकल नॉर मेड द पेमेंट, शी इंस्टेड प्लेज। देखो इसके अंदर ना, अब क्वेश्चन क्या है कि अगर आपने या तो आप सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे लेंगे क्योंकि मुझे पसंद आया तो मैं ले लूँगा, अदरवाइज वापस कर दूँगा। अब ना आपने पेमेंट दी, ना आपने उसको इंटीमेट किया, लेकिन आपने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पता लग रहा है आप ओनरशिप आपने ली। जैसे आपने उस व्हीकल को प्लेज कर दिया। प्लेज तो आप तभी करोगे जब वो चीज़ आपकी होगी। इट मीन्स आपने वो चीज़ को रख लिया है, तो रख लिया है तो बिल्कुल यहाँ पे उसको पैसे मिलेंगे, जिसने सेल किया उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। Would your answer, it has been explained that vehicle would remain the property of Mr. until the price has been paid। अगर देखो इसके अंदर ये कह रहा है अगर आप जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा तब तक ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो यहाँ पे वो प्लेज भी नहीं कर सकता। यहाँ पे वो प्लेज भी नहीं कर सकता क्योंकि जब तक आपने ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करी तो प्लेज करना गलत हो जाएगा। तो हमारे आंसर में ये होगा कि अगर आपने प्लेज करना है तो आपको ऑनरशिप ट्रांसफ़र करवानी पड़ेगी, उसके बिना प्लेज भी वैलिड नहीं होगी, ठीक है। सेक्शन 8 की अलग बातें पूछी हुई हैं। जैसे सेक्शन 8 की सबसे डिफरेंट बात क्या होती है कि ये प्रॉफिट कमा तो सकती है पर डिविडेंड के फॉर्म में डिक्लेयर नहीं कर सकती। इनमें मीटिंग का जो गैप होता है नोटिस का ओनली 14 डेज होता है, ठीक है। ये जो काम करेगी वो किसी मोटिव के लिए करेगी, लाइक आर्ट, कॉमर्स, साइंस, एजुकेशन, इसी के लिए करेगी। जो नॉर्मल कंपनी का ऑब्जेक्टिव चैरिटेबल नहीं होता, इनका चैरिटेबल हो सकता है। तो ये कुछ डिफरेंट बातें इसके अंदर हैं। वेजरिंग एग्रीमेंट और इंश्योरेंस। देखो वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, वेजरिंग बेटिंग होती है, जबकि इंश्योरेंस आपकी किसी चीज़ को सेव करने के लिए होती है। इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि अगर आपका कोई व्हीकल या आपकी हेल्थ को कुछ हो गया या लाइफ को कुछ हो गया तो उसके रिस्क को कवर करने के, बल्कि वेजरिंग में क्या है, लॉस कवर करने के लिए ना, इवेंट के स्पेकुलेशन के लिए, सट्टा लगाने के लिए आप कोई स्पेकुलेशन कर रहे हो तो उसके लिए यहाँ पे ये कवर है। एक्सप्लेन इन डिटेल द सर्कमस्टांस व्हिच लीड टू लायबिलिटी ऑफ फर्म ऑफ मिसएप्लीकेशन बाय पार्टनर्स एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना। सर्कमस्टांस, ये क्वेश्चन क्या है कि मिसएप्लीकेशन बाय पार्टनर की, पार्टनर ने फर्म की
एसेट्स को मिसयूज़ किया या मिस अप्लाई किया, तो उस पर बेस क्वेश्चन है, उससे सीधा है। माइक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हैविंग लाइसेंस ऑफिस एट सिंगापुर, एक्सप्लेन। फॉरेन कंपनी का मीनिंग बताना बहुत ईजी है। फॉरेन कंपनी क्या होता है? इसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में, प्लेस ऑफ बिजनेस, रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया से बाहर है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में। ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हम देखेंगे फॉरेन कंपनी हैज़ इट्स एस्टैब्लिश लाइसेंस सिंगापुर एज पर द प्रोविजन। देखो, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इंडिया में इनकॉर्पोरेट है, तो ये फॉरेन कंपनी नहीं है इंडियन, क्योंकि इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया फॉरेन कंपनी के लिए आप इनकॉर्पोरेट इंडिया से बाहर होना चाहिए, लेकिन ये इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में है, तो इसको हम कहेंगे इंडियन कंपनी है, क्योंकि फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन कहती है इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया प्लस प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो ओवरऑल बहुत इजी एवरेज पेपर है, सब स्टडी मैट से या ओल्ड पेपर से, जो कि इजीली हो सकता है। होप आपका एग्ज़ाम अच्छा हो।